ओके क्लास, आज इंटरनेट नहीं है तो यू हैव टू अटेंड द ऑनलाइन क्लास, यू हैव टू अटेंड द रिकॉर्डेड क्लास। ओके, कहाँ तक कंप्लीट हुआ था हम लोग का? कहाँ तक कंप्लीट हुआ था? ऑथर सर्विस, ऑथर सर्विस कंप्लीट हो गया था। आज क्या होगा? फर्दर आरबीआई सर्विस, फर्दर आरबीआई सर्विस। आरबीआई सर्विस क्या है सर? आरबीआई सर्विस क्या है? हम लोग आरसीएम पढ़ रहे थे, हम आपको याद दिला दे। हमारा सेक्शन सेक्शन 7 कंप्लीट हो गया था, सेक्शन 8 भी कंप्लीट हो गया था, 9 स्टार्टिंग फेज में है। 9 में इंपॉर्टेंट दो है, 9(3), 9(4). 9(4) में क्या है? आरसीएम। आरसीएम, आरसीएम का गुड्स कंप्लीट हो गया था। सर्विस हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं अभी। मैंने बोला है 9 और 11 एक साथ करना है। 10 कंप्लीट हो गया था, 12 चल रहा था, सेक्शन 12 चल रहा था। सेक्शन 12 चलने से पहले मैंने क्या किया था? सेक्शन 31। 31 में क्या है? टैक्स इनवॉइस। ठीक है, हम लोग साइमल्टेनियसली क्या चला रहे थे? साइमल्टेनियसली चला रहे थे सेक्शन 9(3) एंड सेक्शन 31। 9(3) में क्या था? आरसीएम। सर आरसीएम में क्या है? हु इज लायबल टू पे टैक्स? आंसर इज रेसिपेंट। अंडर आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, recipient of service, who is liable to pay tax? Recipient of service. Under FCM, who is liable to pay tax? Under FCM, who is liable to pay tax? Supplier of service. तो आरसीएम में ये सब हम लोग कर चुके हैं कंप्लीट। ऑथर सर्विस, म्यूजिक, फोटोग्राफ, रिकवरी एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट, डायरेक्टर, स्पॉन्सरशिप सर्विस, लीगल सर्विस, जीटीए सर्विस, ये सब सर्विस, दीज आर द स्पेसिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज। इस पे क्या लगेगा? आरसीएम। ठीक है, आज और कितना सर्विस है सर? और ज़्यादा नहीं है, और 3, 4, 5, 6, 7 सर्विस, 7 सर्विस मोर, बस ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 7 सर्विसेज लेफ्ट, उसके बाद ये चैप्टर विल बी ओवर। चैप्टर विल बी ओवर मतलब ये सेक्शन ओवर। ठीक है, क्या है? कौन सर्विस दे रहा है? सर्विस इन रेस्पेक्ट ऑफ, सर्विस इन रेस्पेक्ट ऑफ रिजर्व बैंक, सर्विस इन रेस्पेक्ट ऑफ रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ठीक है, सर्विस इन रेस्पेक्ट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें क्या है? इसमें क्या है सर? कौन? आरबीआई ने क्या किया है? आरबीआई ने एक कमिटी फॉर्म की है। आरबीआई ने एक कमिटी फॉर्म की है। कमिटी किस चीज के लिए? कमिटी किस चीज के लिए है? कमेटी जिसमें मेंबर्स बैठे हुए हैं, जिसमें मेंबर्स बैठे हुए हैं। कमेटी में कौन बैठा हुआ है? मेंबर्स। वो क्या कर रहे हैं? एक क्या है? कमेटी है, इसको बोलते हैं ओवरसीइंग कमेटी। ओवरसीइंग कमेटी, ठीक है, ओवरसीइंग कमेटी। कमेटी है, ओवरसी करती है आरबीआई के फंक्शंस को। आरबीआई का फंक्शंस क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी देखना, ठीक है, अदर फंक्शन, इन्फ्लेशन चेक करना, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है घट रहा है, सबको कौन मॉनिटर करती है? आरबीआई। ठीक है,
आरबीआई मॉनिटर करती है, लेकिन आरबीआई ने क्या किया, एक कमेटी बैठाई है, इसमें मेंबर्स है, ठीक है। हर मेंबर्स को आरबीआई ऑब्वियसली पैसा पेमेंट करेगी, कंसिडरेशन पेमेंट करेगी, से 10 लाख ईच मेंबर, 10 लाख ईच मेंबर। आ रहा समझ में? सर आरबीआई है, आरबीआई ने एक कमेटी फॉर्म की है। कमेटी क्या है? मेंबर, कमेटी के अंदर कौन है? मेंबर्स। मेंबर्स क्या कर रहे हैं? मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। वो कमेटी है, कौन फॉर्म किया है? आरबीआई। कमेटी क्या करती है? आरबीआई का फंक्शंस देखती है, ठीक है। तो इसके बदले में आरबीआई क्या करती है? उसको कंसिडरेशन पेमेंट करती है, कमेटी को करेगी ना। मेंबर फॉर्म करेगा, कमेटी काम करेगा, तो कमेटी का मेंबर्स को तो पैसा मिलेगा ही। कंसिडरेशन पेमेंट करती है आरबीआई। उस जगह पे हु इज लायबल टू पे टैक्स? आंसर इज आरबीआई। हु इज गिविंग सर्विस? मेंबर। टू whom he is giving service? RBI. Who is liable to pay tax? Who liable to pay GST? RBI. Under what? RCM. आ रहा समझ में? छोटा छोटा चीज है सर, बड़ा नहीं है, बड़ा बड़ा ऊपर में था, जीटीए वाला बड़ा था, बड़ा कंडीशन था उसमें, ठीक है। ये बहुत इजी है। क्या है सर? कमेटी फॉर्म हो रहा है, कौन कर रहा है कमेटी? आरबीआई। क्या करने के लिए? फंक्शन ऑफ आरबीआई, ओवरसीज कमेटी। अरे कितना फॉरेन एक्सचेंज आया, कितना फॉरेन एक्सचेंज गया, ठीक है, ये सब तो मॉनिटर करती है ना आरबीआई। उसके लिए एक कमेटी फॉर्म की है, ठीक है। कमेटी में कौन बैठा हुआ है? मेंबर्स, ठीक है। मेंबर्स को रेमुनरेशन मिलेगा, मेंबर्स को रेमुनरेशन मिलेगा। वो रेमुनरेशन मिलेगा तो हु इज लायबल टू पे? उस रेमुनरेशन पे जीएसटी है, आंसर इज यस। हु इज लायबल टू पे जीएसटी? मेंबर्स और आरबीआई, आंसर इज आरबीआई, बिकॉज आरबीआई इज टेकिंग सर्विस, आरबीआई इज रिसीविंग सर्विस फ्रॉम मेंबर्स। क्लियर है? नेक्स्ट, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट क्या होता है सर? डायरेक्ट सेलिंग एजेंट क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग एजेंट ये होता है, मेरा बैंक का एजेंट होता है, ठीक है। कोई जगह है, उसमें बैंक नहीं पहुंच पाती है, बैंक का कुछ प्रोडक्ट्स बेचना होता है, बैंक का कुछ प्रोडक्ट्स बेचना पड़ता है, उस तो वो क्या करती है? किसी एजेंट को पकड़ लेती है, ठीक है, कि भाई ये पैसा, ये प्रोडक्ट्स है, बेचो। ये भी हो सकता है ना कि बैंक प्रोडक्ट्स मतलब, उसका प्रोडक्ट्स मतलब कि कोई सामान नहीं हो सकता, बैंक अकाउंट खुलवाना है, ये भी तो प्रोडक्ट ही है ना बैंक का। तो बैंक अकाउंट खुलाना है, तो बैंक क्या की है? बैंक क्या की है? ये इंडिविजुअल को पकड़ी है कि तुम घर घर जाओ, पूछो बैंक अकाउंट खुलवाना है, पूछो इंश्योरेंस बेच लेना है, पूछो कार्ड लेना है, ये कर करके आप ये सब मेरा इस पे जितना आपका रेवेन्यू मेरा बढ़ेगा, उस पर कुछ कमीशन आपको मिल जाएगा। बिजनेस मॉडल है ना, ठीक है। तो उस केस में बैंक इसको कमीशन दे रही होगी, 10%, 5%, जो भी हो, कमीशन दे रही होगी। इसे कमीशन दे रही है 2 लाख पर मंथ दे रही होगी ना। तो अगर 10% कमीशन है तो 20 लाख का बिजनेस दे रहा होगा ये, 10% कमीशन दे रही होगी बैंक। तो हु इज टेकिंग द सर्विस? आंसर इज बैंक। हु इज गिविंग प्रोवाइडिंग द सर्विस? आंसर इज एजेंट। उसको बोलता डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, बट ही शुड बी एन इंडिविजुअल, आदमी होना चाहिए, कोई कंपनी नहीं। अंडरस्टूड? अगर आदमी है, वो सर्विस दे रहा है किसको? बैंक को। बैंक इसके अगेंस्ट में क्या दे रही है उसको? कमीशन बोलो या फिर इंसेंटिव बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है। देन हु इज लायबल टू पे जीएसटी? आंसर इज बैंक, ठीक है। इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स, सर्विस प्रोवाइडेड टू बैंकिंग कंपनी और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, ठीक है। तो आरसीएम इज एप्लीकेबल बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी इज लायबल टू पे जीएसटी। क्लियर है?
बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एक ही जैसे हैं, नाम अलग अलग है। इतना टेक्निकल नहीं, बिजनेस फैसिलिटेटर किसको बोलते हैं, बस द पर्सन द पर्सन हु इज फैसिलिटेटिंग बैंकिंग कंपनीज टू डू देयर बिजनेस। जैसे बैंकिंग कंपनी यहाँ पे नहीं है, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, एक किसी को रखा है कि आप जाना, मतलब आप एक, मैंने एक सेटअप बना लिया है, ठीक है, आपके पास आएगा सब कोई, फॉर्म भरेगा, जिसको अकाउंट खुलवाना है एसबीआई में, आप फॉर्म भरेगा और आप हर डेली बेसिस में शाम को फॉर्म मेरे को दे दीजिएगा। मेरा मेरा ब्रांच उधर नहीं हो पाएगा, मैंने एक बिजनेस फैसिलिटेटर को वहाँ रख दिया है। मेरा बिजनेस क्या है, अकाउंट ओपन करना, मैंने एक बिजनेस फैसिलिटेटर को वहाँ पे रख दिया है। वो क्या करेगा, आपका फॉर्म वो ऑन माई बिहाफ वहाँ पे है, कोई प्लेस में, डिजिग्नेटेड प्लेस में वहाँ पे है, आदमी आएगा, वो मेरे तक नहीं आ सकता है, मैं बहुत दूर हूँ, मतलब बैंक बहुत दूर है, तो वो बंदा वहाँ पे है ऑन माई बिहाफ, उसके पास फॉर्म भरेगा, वो सारा फॉर्मेलिटीज देखेगा, एट द एंड सारा फॉर्म ला के मुझे दे देगा, मैं बैंक में अकाउंट खोल दूंगा और पासबुक इसको हैंड ओवर कर दूंगा, आप इससे आके कलेक्ट कर लेना। आ रहे समझ में, बिजनेस फैसिलिटेटर आ रहे ना, बिजनेस, मेरा बिजनेस को फैसिलिटेट कर रहा है, ठीक है। इट मे बी अ इंडिविजुअल, इट मे बी अ कोई बिजनेस कोई कॉर्पोरेट, इट मे बी अ फर्म, हो सकता है ना। एजेंट में क्या था, एजेंट शुड बी अ इंडिविजुअल, लेकिन बिजनेस फैसिलिटेटर में क्या है, इट मे बी अ इंडिविजुअल, फर्म, कॉर्पोरेट, कुछ भी हो सकता है। मैंने उसको हायर किया है, मैंने उसको हायर किया कि भाई मेरा एग्जिस्टेंस, मतलब बैंक का ब्रांच वहाँ नहीं खुल सकता है, बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन, एनी रीजन, ठीक है, नहीं खुल सकता। मैंने एक आपको हायर किया है टू फैसिलिटेट टू फैसिलिटेट पीपल सो दैट मेरा बिजनेस बढ़े, अंडरस्टूड। तो उनका आपका काम क्या है, उनको उनसे सारा डॉक्यूमेंट लेना, फॉर्म भरवाना और सारा मुझे दे देना, मैं क्या करूँगा, अपना पासबुक, अपना उसका डेबिट कार्ड सारा आपको दे दूंगा, वो आपसे हैंड ओवर ले लेगा, होता है, ठीक है। वो अगर वो बंदा बिजनेस फैसिलिटेटर सर्विस दे रहा है किसको, बैंकिंग कंपनी को, तो हु इज लेबल टू पे टैक्स, आंसर बैंकिंग कंपनी, ठीक है। आ रहा समझ में, नेक्स्ट, सेम, एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, नहीं, कुछ नहीं पे पेमेंट करे, होल होल में लाइन विथ बिजनेस फैसिलिटेटर। क्वेश्चन है कि ये बंदा क्या कर रहा होगा ना, ये इसको बिजनेस दे रहा होगा से 20 लाख का हर मंथ, ठीक है, ये इसको 10% कमीशन, बात हो गया था एग्जाम्पल, 10% मैं कमीशन दूंगा, तो 2 लाख का मैं कमीशन दे रहा हूँ। गवर्नमेंट कहाँ खड़ी है, यहाँ, गवर्नमेंट कहाँ खड़ी है, यहाँ। बैंकिंग कंपनी क्या करेगी, 2 लाख पे 18%, कितना, 3.6 लाख गवर्नमेंट को जमा करेगी, 2 लाख विल बी लाइंग विथ बिजनेस फैसिलिटेटर ओनली, ही विल नॉट पे एनीथिंग टू द गवर्नमेंट ऑन दिस इनकम, बिकॉज आरसीएम, इसमें इस इनकम पे आरसीएम है, अंडरस्टूड। मैं बिजनेस जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। सेम वही चीज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के लिए भी, लेकिन यहाँ पे बिजनेस फैसिलिटेटर किसके लिए यूज हुआ है, बैंकिंग कंपनी के लिए। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट किसके लिए यूज हुआ है, एनी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट दूसरे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को
सर्विस दे रहा है, ठीक है, उस जगह पे क्या है, द पर्सन हु इज रिसीविंग द सर्विस इज लायबल टू पे जीएसटी। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, सेक्शन 9 में, 9(3) याद है ना, अभी यही चल रहा है, यही चल रहा है ना, सेक्शन 9(3) चल रहा है इतने दिन से। एक बोला है सेक्शन 11 में, अगर कोई भी बिजनेस फैसिलिटेटर, कोई भी बिजनेस कॉरस्पॉन्डिंग सर्विस दे रहा है, ठीक है, रूरल एरिया ब्रांच में, ठीक है, गांव देहात का बात कर रहा है, तो उस पर वो एग्जेम्प्ट सर्विस में आएगा। आ रहा समझ में, एग्जेम्प्ट सर्विस में आएगा। हाँ 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 हाँ, लेकिन डिपेंड करता है वो जो बैंक का सर्विस बना हुआ है, वो दिस एरिया इज ट्रीटेड एज रूरल और नॉट, ठीक है, वो स्टैंड करना पड़ेगा। अगर ये रूरल स्टैंड हो गया है, देन द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर टू द अदर बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट और बैंकिंग कंपनी इज एग्जेम्प्ट। इंश्योरेंस कंपनी भी इसी में आता है, ठीक है, क्लियर है। बस आज इतना ही यहाँ तक होगा। मैं जानबूझ के ज़्यादा पुश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लंबा है ये वाला, एक ही बार पुश करूँगा सर दर्द देने लगेगा, ठीक है। तो याद, ये वाला हम लोगों ने आज पढ़ा, क्विक रिवीजन। बिजनेस फैसिलिटेटर किसको दे रहा है, बैंकिंग कंपनी को। हु इज लायबल टू पे टैक्स, बैंकिंग कंपनी। आपको क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा कि टोटल टर्नओवर बताइए, टोटल टर्नओवर ऑफ बिजनेस कंपनी, सॉरी बिजनेस फैसिलिटेटर, ठीक है। नॉर्मल टर्नओवर है, नॉर्मल टर्नओवर है आपका 15 लाख, इसके थ्रू कमीशन आया है 3 लाख। टोटल टर्नओवर कितना होगा इसका, बिजनेस फैसिलिटेटर का। नॉर्मल टर्नओवर कितना है, 15 लाख, और इसके थ्रू कमीशन आया है 3 लाख। टोटल टर्नओवर कितना होगा, नहीं किसी को फील होगा 18 लाख का, तो गलत है, 12 लाख नहीं होगा, 15 लाख। वाइल कैलकुलेटिंग टर्नओवर, हाँ, वाइल कैलकुलेटिंग टर्नओवर, income received from reverse charge basis shall not be taxable, shall not be counted in total turnover, ठीक है। टोटल टर्नओवर में आप अपने इनकम टैक्स अब आते हैं, अगर कोई इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेगा तो उसका 18 लाख हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसपे टैक्स, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, बैंकिंग कंपनी का बात कर रहा हूँ, बैंकिंग कंपनी के, ठीक है। बैंकिंग कंपनी का टर्नओवर है 18 लाख, ठीक है, से 15 लाख। बैंकिंग कंपनी का टर्नओवर है 15 लाख, 15 लाख, और ये वाला इनकम जो 2 लाख का बोला था ना, वो है 2 लाख, तो टोटल टर्नओवर कितना, आंसर इज 15 लाख। कि ये द अमाउंट ऑन विच आरसीएम इज पेड कैन नॉट बी ट्रीटेड एज टर्नओवर, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये हो गया। फिर पूछेगा कि आरसीएम लगेगा कि नहीं, ये सिचुएशन क्रिएट करेगा। एक्स है, लिमिटेड है, प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटेटेड सर्विस टू एसबीआई या फिर कोई डी बैंक लिमिटेड, बताओ क्या लगेगा, आंसर इज आरसीएम लगेगा, ठीक है। उतना डिक करके नहीं पूछता ये, ठीक है, कि डिक करके लिखा ही हुआ नहीं है, और आपके लेवल में नहीं पूछेगा, फाइनल में पूछा, ठीक है, आपके लेवल में नहीं पूछेगा। ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बता दिया मैंने, आरबीआई, ठीक है, बता दिया था। ऑथर सर्विस कल बता दिया था, कोई क्लास नहीं किया तो देख लेगा, ठीक है। ये सारा सर्विस बता दिया कंप्लीट, ओके। ओके,
टैक्स इनवॉइस बता दिया था, ठीक है, ये सब कल बता दिया था। ई इनवॉइसिंग कल बताया था मैंने। यहाँ से, आज यहाँ से पढ़ना है। रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस, रिवाइज टैक्स इनवॉइस, रिवाइज टैक्स इनवॉइस। रिवाइज टैक्स इनवॉइस क्या होता है? सर मैंने टैक्स इनवॉइस इशू किया 1 लाख का, 1 लाख प्लस जीएसटी 1,18,000। बाद में पता चला अरे वो 1 लाख नहीं था, वो 10 लाख था, मैंने भूल से 1 लाख कर दिया, एक जीरो कम कर दिया, हो सकता है ना, ह्यूमन एरर, टाइपिंग करने में प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। उस केस में कैन आई रिवाइज द इनवॉइस? सेलर के पास चला गया ना, आज पता, 3 दिन बाद पता चला वो 1 लाख नहीं 10 लाख था। कैन आई रिवाइज द इनवॉइस? आंसर इज नो, you cannot revise the invoice. There is no section in GST Act tells about revision of invoice except section 31 on special circumstances, on special circumstances। हर ये जो मैंने गलती कर दिया, गलती के अगेंस्ट में रिवाइज करना अलाउ नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर ओके, अगर टैक्स चार्ज्ड, मैंने कितना का इनवॉइस इशू कर दिया? 1 लाख का, ये कर दिया ना, 18% जीएसटी कितना हो गया? 18,000। लेकिन मुझे टैक्स चार्ज कितना कर, मुझे इनवॉइस कितना इशू करना था? 10 लाख पे 18% जीएसटी, कितना टैक्स होना चाहिए था? 1,80,000। लॉस टू द गवर्नमेंट है ना, लॉस टू यू एंड लॉस टू गवर्नमेंट ऑल्सो, ठीक है। इस केस में अगर टैक्स चार्ज इज ग्रेटर देन, टैक्स चार्ज इज ग्रेटर देन, ऐसा नहीं लिखते, if if you charge, you charged, if you charge more tax, if you charge more tax, बोला है, more tax than actual, दो केस हो सकता है ना, और ये क्या हो जाए? यू चार्ज लेस टैक्स देन एक्चुअल, यही तो हो सकता है, यही तो केस हो सकता है ना। इस केस में आपने अगर टैक्स ज़्यादा चार्ज कर लिया है, ठीक है, आपने अगर टैक्स ज़्यादा चार्ज कर लिया है तो इशू क्रेडिट नोट, ठीक है। आपने अगर टैक्स कम चार्ज किया है, इशू डेबिट नोट, ठीक है। आपने टैक्स ज़्यादा चार्ज कर लिया है तो इशू क्रेडिट नोट, ठीक है। तो आप कितना का क्रेडिट नोट इशू करेंगे? आंसर इज 9 लाख। सॉरी, इसमें क्या टैक्स चार्ज ज़्यादा चार्ज कर दिया कि टैक्स कम चार्ज किया है? कम चार्ज किया है, तो क्या इशू करना पड़ेगा? डेबिट नोट, एग्जैक्टली, नहीं कर सकते।
कि और एक इन्वॉइस जनरेट करने के लिए आपको तो और एक सप्लाई दिखाना पड़ेगा ना, जो हुआ नहीं है. इट इज जस्ट एन एरर, इट इज जस्ट एन एरर, मैनुअल एरर. तो मैनुअल एरर को रेक्टिफाई करने का ऑप्शन दिया हुआ है कि आपका मैनुअल एरर हो रहा है तो आइदर चार्ज डेबिट नोट और क्रेडिट नोट एज द केस में भी. ठीक है, तो इस जगह पे क्या इशू होगा, डेबिट नोट. कितना कितना का, 9 लाख का. अंडरस्टूड, क्लियर है. यहाँ पे देखिए, ऊपर आता हूं मैं. देखिए, if one or more if one or more tax invoice has been issued for supply of any goods or service. ठीक है, एक सर्विस के लिए एक या मोर सप्लाई, एक ही सर्विस के लिए एक टैक्स इनवॉइस या मोर देन वन टैक्स इनवॉइस इशू कर रहे हैं. द टैक्सेबल वैल्यू इन इनवॉइस इज ग्रेटर देन द टैक्सेबल वैल्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई. है ना, टैक्सेबल वैल्यू इन द इनवॉइस ज़्यादा हो गया मेरा. उस केस में क्या था, कम था. इस केस में टैक्सेबल वैल्यू ज़्यादा हो गया. अगर टैक्सेबल वैल्यू ज़्यादा होगी तो टैक्स भी ज़्यादा हो गया होगा. टैक्स चार्ज इन इनवॉइस इज ग्रेटर देन द टैक्स पेबल ऑफ सच सप्लाई. ठीक है, मैंने टैक्स चार्ज कितना कर दिया है, 300, लेकिन टैक्स पेबल कितना था, 100 ही. अंडरस्टूड. और वेयर द गुड्स सप्लाइड और रिटर्न बाय रेसिपेंट, मैंने गुड्स भेजा था, सप्लायर क्या किया है, रिटर्न कर दिया है. हो सकता है ना, बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव है, नॉट मीट टू देयर एक्सपेक्टेशन, उसने रिटर्न कर दिया. और वेयर गुड्स और सर्विसेज और बोथ सप्लाइड आर फाउंड टू बी डिफिशिएंट. आ रहा है ना केस, मैंने गलती से ज़्यादा टैक्स चार्ज कर दिया है, पहला केस. दूसरा केस, मैंने जो कस्टमर को भेजा था उसने रिटर्न कर दिया है, दूसरा केस. तीसरा केस, फाउंड डिफिशिएंट है, गुड्स भेजा था वो डिफिशिएंट हो सकता है ना, मैंने कुछ भेजा ट्रांसपोर्टेशन में टूट गया हो, ऐसा कुछ हो. ठीक है, इन तीनों केस में registered supplier of goods or service or both may issue one or more credit note for supplies made in financial year. क्या इशू करना पड़ेगा, क्रेडिट नोट. हु विल इशू द क्रेडिट नोट, सप्लायर, नॉट रिसीवर. ठीक है, टू द एक्सटेंट का डिफरेंस का वो क्रेडिट नोट इशू करेगा. ठीक है, उल्टा डेबिट नोट, समझ में आ रहा है ना. उल्टा डेबिट नोट, where more tax has been issued, where one or more tax invoice has been issued to supply goods or service. ठीक है, taxable invoice is less than taxable value in respect of such supply. tax charge less किया है. ठीक है, registered person, registered supplier or both of goods service may issue one or more debit note for supplies in a financial year. ठीक है, हाँ, दोनों केस में सप्लायर ही इशू करेगा. आ रहे समझ में, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट. आपका कुछ गलती हुआ है, इनवॉइस में गलती हुआ है, तो वो किससे एडजस्ट होगा, थ्रू डेबिट नोट और क्रेडिट नोट. ठीक है, आप काट के उसको ठीक नहीं कर सकते. ठीक है, अब बात हो रहा है कि काट के, मतलब उसको काट के भी ठीक कर सकते हैं. आंसर इज यस, इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन. इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन आप उसको काट के ठीक कर सकते हैं, करना पड़ेगा. कैसे, क्या है वो स्पेसिफिक सिचुएशन, से ओके, ये अप्रैल है, मई है, ये जून आते आते 21 जून, 21 जून मेरा टर्नओवर हो गया है 20.5
5 lakhs. A registered person is liable to take GST registration if the turnover exceed कितना 20 lakhs. ठीक है, मैं जब रजिस्ट्रेशन पढ़ाऊंगा तब ये पूरा डेप्थ में पढ़ाऊंगा, अभी इतना समझ लीजिए. ठीक है, कि मोर देन 20 lakhs यू, इन केस मोर देन 20 lakhs सप्लायर मतलब कि सेलर इज लायबल टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन. ठीक है, मैं मतलब सही जा रहा था. ठीक है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं था, नहीं था, नहीं था. अब हमको पता चला कि मेरा टर्नओवर 20.5 लाख हो गया है. ठीक है, आई मैंडेटरी टू टेक द रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी एक्ट. अंडरस्टूड. अब क्या हुआ, मैंने अप्लाई किया कितना, सोचो 10 दिन बाद, 25/6 को, 4 दिन बाद अप्लाई किया. अप्लाई करते करते ये 2 मई को, सॉरी मई नहीं 6 हो गया ना, 2/7 को मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया. आ रहे समझ में, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया. रजिस्ट्रेशन नंबर 1 डॉट 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 करके रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया. लॉ बोलता है कि आप अगर, लॉ बोलता है कि आपने, आप लायबल कब हुए हैं, यहाँ लायबल हुए. ठीक है, इस जगह से लेके इस जगह तक आपने, आपके पास रजिस्ट्रेशन तो था नहीं, आपके पास रजिस्ट्रेशन था नहीं. रजिस्ट्रेशन जब नहीं था तो उस जगह क्या कर रहे थे कि मतलब कि यहाँ पे क्या, इफेक्टिव डेट ऑफ, यहाँ पे ये इसको बोलते हैं इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. नहीं, क्या डिवाइस, ओके, इसको बोलते हैं इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. इफेक्टिव कब से होगा, 21/6 से. लेकिन डेट ऑफ इशू सर्टिफिकेट, डेट ऑफ इशू सर्टिफिकेट कब है आपका 2, क्योंकि इसी दिन आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ ना, इसी दिन आपने अप्लाई किया कब, 25/6 को, और आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ 2 जुलाई को. ठीक है, बोलता है कि इस जगह से इस जगह तक आप टैक्स का मतलब, यहाँ पे आप सेल कर रहे थे, आप सेल कर रहे थे, सोचिए यहाँ से यहाँ तक आपका से टर्नओवर था ना 20.5 लैक्स, यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, अब पता चला कि मेरा टर्नओवर बढ़ गया है. यहाँ से यहाँ तक का सोचो आपका टर्नओवर था, यहाँ तक तो सेल हो रहा होगा ना, सेल था सोचो 5 लाख. तो आंसर है आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कब आया, यहाँ से. ठीक है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कब आया, यहाँ से. तो गवर्नमेंट बोलती है आप तो यहाँ से टैक्स दोगे ही आगे, यहाँ से भी देना पड़ेगा. तो इस जगह में तो आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था नहीं, तो टैक्स इनवॉइस तो था नहीं, नहीं था ना, टैक्स इनवॉइस तो था नहीं. तो उस केस में आपने जितना भी टैक्स इनवॉइस इशू किया है, यू हैव टू अमेंड दिस टैक्स इनवॉइस, रिवाइज दिस टैक्स इनवॉइस. और आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया तो उस टैक्स इनवॉइस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए. आ रहा समझ में, नोट समझ में आ रहा है. नहीं, अगर आपने टर्नओवर टर्नओवर अगर मीट करेगा तो रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है, नहीं मीट करेगा तो नहीं है. ठीक है, तो आपका यहाँ से यहाँ तक का आपका सेल था 5 लाख, और यहाँ से यहाँ तक का सेल सोच कितना था 30 लाख. तो यू हैव टू पे टैक्स ऑन कितना, 35 लाख. ठीक है, ये भी करना पड़ेगा. और रिवाइज इनवॉइस का क्या कॉन्सेप्ट है, रिवाइज इनवॉइस में यहाँ से यहाँ तक का इनवॉइस आपको रिवाइज करना पड़ेगा. क्यों, उस जगह पे आपका जीएसटी नंबर नहीं था. आ रहे समझ में, लिखा है revised tax invoice is to revised tax invoice to be issued in respect of taxable supplies affected during this period. Effective date of registration, date of issuance of certificate.
आप समझ में आ रहा है ना? इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, ये, और डेट ऑफ इशुएंस सर्टिफाइड है ये, ठीक है। उसके बीच में टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़े। इन केस of inter-state supplies where taxable value does not exceed 2.5 lakh, a consolidated revised tax invoice may be issued separately in respect of all unregistered recipient located in a state. और कहाँ कहाँ कर सकते हैं यहाँ? consolidated tax invoice may be issued in respect of taxable supplies made to a unregistered recipient during this period, ठीक है। यहाँ मतलब आपने ये वाला था ना आपका 21/6 से लेके 5 नहीं 2/7 था, 2/7। इसके बीच में अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड को सेल किया है, ठीक है, अनरजिस्टर्ड को सेल किया, तो आपको सोचो 10 आपने सोचो 10 रजिस्टर्ड को सेल किया था और 7 अनरजिस्टर्ड को सेल किया था, तो 10 रजिस्टर्ड के बदले में 10 इनवॉइस 10 टैक्स इनवॉइस रिवाइज करेंगे, और इसके बदले में आप एक ही चाहे तो एक ही टैक्स इनवॉइस रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ इंटर सप्लाई वैल्यू डज नॉट एक्सीड 2.5 लाख, the CRT consolidated revised tax invoice may be issued separately in respect of all recipient located in a state. अगर आपका इंटर स्टेट सप्लाई है, ठीक है, इंटर स्टेट सप्लाई है और 2.5 लाख से ज़्यादा है, इंटर स्टेट सप्लाई है 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो हर जितना भी मतलब ये हो सकता है ना इंटर स्टेट कर रहा हो, हाँ, तो जितना भी आपका इन्वॉइस इशू किया सबके लिए अलग अलग टैक्स इन्वॉइस इशू करना पड़ेगा, ठीक है। कंसोलिडेटेड टैक्स इन्वॉइस, ठीक है। बहुत सारे दुकान में क्या होता है ना, खुदरा खुदरी बहुत सेल होता ही है ना, बहुत सारे दुकान में खुदरा खुदरी बहुत सेल होता है, 10 रुपया 5 रुपया 20 रुपया 50 रुपया 60 रुपया। उन लोग के क्या बोला है कि हर किसी को टैक्स इन्वॉइस इशू करना पॉसिबल नहीं है, तो उसमें क्या होगा, टैक्स इनवॉइस आर नॉट टू बी इशूड। अब अगर रेसिपेंट डज नॉट रिक्वायर सच इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस इशू करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर रेसिपेंट को इनवॉइस नहीं चाहिए तो, ठीक है। रेसिपेंट इज अनरजिस्टर्ड है तो टैक्स इनवॉइस इशू करने का जरूरत नहीं है। और वैल्यू ऑफ सप्लाई 200 से कम है, ये 200 है क्या? आप देखो तो उसमें बुक है क्या? ये 200 था, ये 2000 था। हम्म 200 है, ठीक है, 200 ही है अगर आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई 200 से कम हो तो, ठीक है। ये तीनों का केस में आपको टैक्स इनवॉइस अलग से इशू करने का जरूरत नहीं। कौन कौन सा? अगर आपका सप्लाई 200 से कम है तो, जो बायर है अनरजिस्टर्ड है तो, और अगर बंदा अगर बायर रजिस्टर्ड है लेकिन टैक्स इनवॉइस का जरूरत नहीं है उसको, तो भी आपको इनवॉइस इशू करने का जरूरत नहीं है। तो इनवॉइस इशू नहीं करेंगे क्या? आंसर इज नहीं, इनवॉइस इशू करेंगे, कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे। दुकान जब बंद करेंगे अपना, तो जितना भी सेल हुआ है, अरे सोचो आपका 72 रुपया 60 रुपया 30 रुपया 100 रुपया ऐसे ऐसे करके सेल हुआ है, ठीक है। इसके लिए टैक्स इनवॉइस इशू करने का जरूरत नहीं है, इसके लिए भी नहीं, इसके लिए भी, इसके लिए भी नहीं। तो बोला कि अलग अलग इनवॉइस टैक्स इनवॉइस इशू करने का जरूरत नहीं है, बट टोटल में आपको एंड ऑफ डे में
दुकान बंद करने से पहले आपको एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। आ रहा समझ में? ये कितना 130 190 और ये जितना भी आएगा ये सबका मिला के एक टैक्स इनवॉइस इशू करना जरूरी है। ठीक है। बिल ऑफ सप्लाई, बिल ऑफ सप्लाई में क्या है, जो बंदा अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, जो बंदा एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विस देता है, एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विस पे जीएसटी है क्या? नहीं है, तो वो टैक्स इनवॉइस इशू कैसे करेगा? टैक्स ही नहीं है इनवॉइस में, तो वो कौन सा इनवॉइस इशू करेगा? बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है, ये बिल है, बिल उसके ऊपर लिखा रहेगा बिल ऑफ सप्लाई और इशू करेगा। कौन कौन सा बंदा? जो बंदा एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विस है और जो कॉम्पोजिशन स्कीम में टैक्स पेमेंट कर रहा है। कॉम्पोजिशन स्कीम याद है ना, सेक्शन 10। ठीक है, ये दोनों में टैक्स इनवॉइस इशू करने का जरूरत नहीं है, बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। ठीक है, सुनिए, आप क्या हुआ कि मैं किसी को सेल करने वाला हूँ, मैं टैक्स इनवॉइस इशू करूँगा। ठीक है, आज कल सेल करूँगा तो कल ही टैक्स इनवॉइस इशू करूँगा, लेकिन जो कल सेल करूँगा ना उसके बदले में एडवांस मुझे आज मिल गया है, हो सकता है ना। मैं कल एक 2 करोड़ का गुड्स सेल करूँगा तो बोल सकता हूँ ना कि भाई 2 करोड़ का गुड्स सेल कम से कम तो आप कम से कम 60% एडवांस दे दीजिए, हो सकता है ना, ये 50% एडवांस दे दीजिए मुझे, तो 1 करोड़ का मुझे एडवांस मिल गया। तो आंसर इज एडवांस पे जीएसटी लगेगा क्या? एडवांस पे जीएसटी लगेगा क्या? आंसर इज यस, लगेगा। लेकिन अगर उस एडवांस के अगेंस्ट में मैं गुड्स सेल कर रहा हूँ तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। उस एडवांस के अगेंस्ट में अगर सर्विस कर रहा हूँ तो उस पर जीएसटी लगेगा, याद रहेगा। उस एडवांस के अगेंस्ट में गुड्स सेल कर रहा हूँ तो जीएसटी नहीं लगेगा, अगर सर्विस दे रहा हूँ तो जीएसटी लगेगा। लेकिन उस एडवांस के अगेंस्ट में मुझे क्या टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा क्या? आंसर इज नो। उसके अगेंस्ट में मुझे क्या इशू करना पड़ेगा? रिसीव वाउचर। नॉर्मल है ना, रिसीव वाउचर काट के देते हैं ना एक रिसीव वाउचर एडवांस के अगेंस्ट में, वही रिसीव वाउचर क्या करना पड़ेगा? एडवांस के अगेंस्ट में कौन इशू करेगा? रेसिपेंट। किसको करेगा? सप्लायर को। ठीक है, सॉरी उल्टा बोला दिया। ठीक है, कौन इशू करेगा? सप्लायर। किसको बिल इशू करेगा? रेसिपेंट को। मैं तो रेसिपेंट ऑफ सर्विस है, यहाँ खड़ा है, उसने मुझे पैसा दिया और इसके अगेंस्ट में मैंने वाउचर काट के उसको दे दिया, है ना नॉर्मल। तो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं होगा, क्या होगा? रिसीव वाउचर। अगर कोई ऐसा गुड्स है सर्विस जिसको पता नहीं चला कौन सा जीएसटी रेट है, ठीक है, रेट इज नॉट डिटरमाइनेबल और नेचर ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटरमाइनेबल, मतलब क्या रेट लगेगा, 12% लगेगा, 18% लगेगा, पता नहीं है, और इंटर स्टेट होगा या इंट्रा स्टेट होगा तो पता नहीं है। तो लॉ में लिखा है कि अगर पता नहीं है तो कितना डाल दो? 18%। अगर पता नहीं है तो क्या डाल दो? इंटर स्टेट सप्लाई। हाँ, आ रहा समझ में। फिर अगर ये एडवांस देखिए, अगर ये एडवांस दिया था एक, यहाँ पे इसने क्या किया था? एडवांस दिया था कितना? 1 करोड़। उसके बगल में, इसके बदले में इसने क्या किया? रिसीव वाउचर दे दिया। ठीक है, किसी कारण से एडवांस जो काम सोचा था होगा, होगा नहीं, अब कैंसिल हो गया, डील कैंसिल। तो इसको एडवांस रिफंड करना पड़ेगा। तो एडवांस रिफंड कौन करेगा? ये इसको देगा। इसके अगेंस्ट में देखो सप्लायर क्या करेगा? एडवांस एडवांस पेमेंट दिया था कौन? रेसिपेंट दिया था सप्लायर को। ठीक है, इसके अगेंस्ट में क्या मिला था? रेसिपेंट वाउचर, एडवांस वाउचर दिया था। अब सप्लाई कैंसिल, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं होगा, तो पैसा कौन
करेगा, पैसा इसको रिटर्न कर देगा, उसके पैसा क्या रिटर्न के साथ क्या करेगा, एक रिफंड वाउचर इशू कर देगा। नॉर्मल है ना, बिजनेस में यही चलता है। वो अलग से कुछ सोचने का नहीं है, क्या क्या तोप चीज़ पढ़ा दिया, ऐसा नहीं है, नॉर्मल प्रैक्टिस में ही चलता है। ठीक है, बस और कुछ नहीं है, छोड़ो। एक मिनट इसको देखते हैं। पेमेंट वाउचर, पेमेंट वेयर द रेसिपेंट, where the recipient is registered receive supplies on reverse charge। ठीक है, मैं रेसिपेंट है, ठीक है, रेसिपेंट, मैं रेसिपेंट हूँ, ठीक है, मैंने कुछ ऐसा सप्लाई लिया है, मैंने कुछ ऐसा सप्लाई दिया है जिसपे आरसीएम मुझे पेमेंट करेगा। हो सकता है ना, ये डायरेक्टर है, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी को वो है, मैं कंपनी हूँ, हु इज लायबल टू पे टैक्स, आंसर इज कंपनी। ठीक है, रेसिपेंट इज रजिस्टर्ड, कंपनी इज रजिस्टर्ड, receives taxable, receives supply on reverse charge under section 9 and section 4 है ना। तो recipient will issue payment voucher at the time of making payment। मैं जब उसको पेमेंट करूंगा, मैं क्या इशू करूंगा, एक पेमेंट वाउचर। आरसीएम तो कंपनी देगा ना, कंपनी मैं हूँ, पेमेंट कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ ना, किसको कर रहा हूँ, डायरेक्टर को, तो मैं पेमेंट करूंगा तो एक पेमेंट वाउचर दूंगा। ठीक है, वेयर रेसिपेंट इज रजिस्टर्ड, ठीक है, और रिसीव टैक्सेबल सर्वाई आरसीएम में, रेसिपेंट आरसीएम 9493 का सर्विस ले रहा है। तो अगर सप्लायर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो वो क्या, रेसिपेंट सेल इशू इनवॉइस, सेल्फ इनवॉइस। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है। ये एक कंपनी है, ठीक है, ये एक डायरेक्टर है ना। सर्विस कौन दे रहा है, डायरेक्टर दे रहा है, इसको कंपनी क्या कर रही है, उसको 2.5 लाख रुपया दे रही है रेमुनरेशन। ठीक है, उस जगह में ये कंपनी क्या ये क्या इशू करेगी, इनवॉइस। किसको इशू करेगी, नहीं खुद को, ये तो इशू नहीं कर सकती है ना, तो ये इशू करेगी इनवॉइस खुद को। ठीक है, खुद को इनवॉइस इशू करेगी, और जो पैसा था उसमें क्या लिखेगी, 2.5 लाख प्लस 18% जीएसटी। अरे समझ में, नहीं सैलरी वाला का नहीं बात कर रहा हूँ, नहीं। ठीक है, हाँ, ठीक है, क्रेडिट नोट बता दिया, डेबिट नोट बता दिया। ठीक है, सेक्शन 31 कंप्लीट है। चलो, थैंक यू।